अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। उस तख्तापलट के कारणों को हम लोग देखेंगे, साथ में ये भी देखा जाएगा कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बन गया। हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं 24 मार्च 1947 से। 24 मार्च 1947 इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वो ब्रिटेन से भारत के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए थे कि वो ये तय करें कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए। सत्ता का हस्तांतरण की जो पहले एक डेडलाइन निश्चित की गई थी 1948 तक, अब ये महसूस होने लगा था कि वो जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। अब सत्ता के हस्तांतरण में दो डोमिनियन स्टेट बनाने थे, भारत और पाकिस्तान। तो जो ये पूरे भारत के जो प्रांत थे, जैसे बंगाल था, पंजाब था, इनका विभाजन कैसे किया जाए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत किस में रहे, भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, तो ये सब निर्णय किस प्रकार हो, इससे संबंधित एक योजना इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो बंगाल है, पंजाब है, तो बंगाल और पंजाब की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनका 2 ग्रुप बनाया जाए। एक ग्रुप हिंदू बहुल जिलों के प्रतिनिधियों का और एक ग्रुप मुस्लिम बहुल जिलों के प्रतिनिधियों का, और ये दोनों ग्रुप अलग अलग मीटिंग करें और उसमें ये तय करें कि विभाजन प्रांत का हो या ना हो। अगर एक ग्रुप भी अगर कह देता है कि विभाजन होगा तो विभाजन होगा। सिंध के संदर्भ में ये कहा गया कि सिंध की विधानसभा ये निर्णय करेगी कि वो भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में। सिंध के विधानसभा के सदस्य मीटिंग करके इस बात का निर्णय करेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट जिला था, उसके संदर्भ में कहा गया कि यहाँ जनमत संग्रह द्वारा ये निर्णय किया जाएगा कि वह पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे। इस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिंध और पूर्वी बंगाल शामिल हुए। फिर पाकिस्तान और भारत के सीमा रेखा का निर्धारण भी करना था, इनका सीमांकन भी करना था। इसके लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी थे, और इस आयोग ने भारत और पाकिस्तान का सीमांकन कर दिया। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बन गए। पाकिस्तान जो बना उसके 2 भाग थे। एक ही भूभाग पर पूरा पाकिस्तान नहीं था। एक पाकिस्तान जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो कि पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की दूरी जो है लगभग 1000 मील से अधिक थी। भविष्य में संचार को लेकर समस्याएं उत्पन्न होनी तय थी, उसके पहले ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, इसके जो कारण हैं, उन कारणों में पहला भाषा को लेकर एक समस्या उत्पन्न हुई 1948 में। 1948 में भाषा को लेकर समस्या हुई। पाकिस्तान ने यह तय किया कि उर्दू को राजभाषा बनाया जाएगा, उर्दू राजभाषा बनेगी। पूर्वी पाकिस्तान के जो निवासी थे उसमें से अधिकांश बांग्ला भाषा बोलते थे। वो बांग्ला भाषा के प्रति उनका भावनात्मक लगाव था। वो चाहते थे कि बांग्ला को भी राजभाषा बनाया जाए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि बांग्ला बंगाल की भी भाषा रही है, और वह जो है बांग्ला भाषा की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। तो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का अगर उसको राजभाषा बनाया जाता है तो उसका पोषण होगा, ऐसा पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता चाहते नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय पूर्वी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा था कि उर्दू ही राजभाषा रहेगी। अब इस निर्णय से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में विरोध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के इस निर्णय से बहुत खफा हुए। तो एक मतभेद का जो एक बीज है वो इन्हें यहीं 1948 में पड़ गया। दूसरी चीज़ें ये थी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग नस्ल भेद रखते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ। शासन में इनकी भागीदारी नहीं थी, शासन में कम भागीदारी थी, शासन में भागीदारी नहीं थी। विकास कार्य
पूर्वी पाकिस्तान के विकास योजनाएं, पूर्वी पाकिस्तान का विकास नहीं किया जाता था, वहाँ के लिए कोई विकास योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं। सेना में भी पूर्वी पाकिस्तान की भागीदारी कम है, जबकि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 56% जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान की थी। तो ये समस्त कारण चले आ रहे थे। साथ में 1970 में एक तूफान आया, एक चक्रवात आया जिसे भोला नाम उस समय दिया गया था। भोला चक्रवात आया। इस चक्रवात से बांग्लादेश में बहुत तबाही मची, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो इससे भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगा कि ये सरकार जो पाकिस्तानी सरकार है, ये हमारे हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। ठीक, फिर उस समय का जो सबसे प्रमुख तत्कालिक कारण था 1970 का पाकिस्तान में चुनाव था। 1970 में जो चुनाव हुआ उसने एक तरह से विभाजन को तय कर दिया। पाकिस्तान में उस समय 300 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 300 सीटें थी पाकिस्तानी संसद में। 300 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इस 300 सीटों में से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान की थी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक थी। 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान की थी। इस दो प्रमुख पार्टियाँ थी, एक अवामी लीग जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, और दूसरी जो थी वो PPP थी, पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी, जिसका नेतृत्व जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। तो 162 सीटों में से अकेले पूर्वी पाकिस्तान से 160 सीट जो है अवामी लीग को मिल गई। अवामी लीग 160 सीट जीती, जो कि 300 में स्पष्ट बहुमत था। इनको PPP को 138 में से 81 सीटें मिली। PPP को बहुमत से बहुत दूर थे। तो अब शेख मुजीबुर रहमान सरकार बनाने का दावा कर सकते थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान में सैन्य शासन था। आया खान प्रमुख थे, और जो आयूब खान ने सैन्य शासन शुरू किया था वही कड़ी चल रही थी, और इस समय आया खान पाकिस्तान के प्रमुख थे। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में सरकार बने। वही नहीं, बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार का नेतृत्व करे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन आया खान इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पहले एक घटना घटी थी 1959 में, जिसे अगरतला षड्यंत्र केस कहा जाता है। अगरतला षड्यंत्र केस, इस षड्यंत्र केस में ये कहानी बनाई गई थी पाकिस्तानी खुफिया विभाग द्वारा कि आयूब खान जब पूर्वी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे तो उस समय उनकी हत्या की योजना बनी थी, और इसका सूत्र अगरतला से जोड़ा गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यानी भारत पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है। इस षड्यंत्र में पूर्वी पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी शामिल थे और कुछ राजनेता भी शामिल थे। बाद में शेख मुजीबुर रहमान का नाम भी इस केस से जोड़ दिया गया। कुछ अन्य केसें भी थी, उन केसों के तहत मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता इसी से पता लगती है। 162 में से 160 सीटें जीत चुके हैं। अब इनकी गिरफ्तारी से पूर्वी पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनका भावनात्मक लगाव और बढ़ गया मुजीबुर रहमान से, और उसी समय मुजीबुर रहमान ने घोषणा कर दी 7 मार्च 1947 को कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग अब पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़े। और इस बीच पाकिस्तानी सेना ने क्या किया कि एक सर्च लाइट अभियान मार्च में शुरू कर दिया। मार्च में एक सर्च लाइट अभियान शुरू किया गया। सर्च लाइट अभियान शुरू किया गया। इस सर्च लाइट अभियान के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को आतंकित किया गया। ढेर सारी हत्याएं की गई, बलात्कार किया गया, तमाम तरह के जुर्म किए गए, जिससे कि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता की भावना का, स्वायत्तता की भावना का दमन किया जा सके। अब इस दमन की कार्रवाई से क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के ढेर सारे शरणार्थी भारत की ओर आए, भारत में शरण पाने के लिए। अब भारत के सामने एक समस्या उपस्थित हो गई इन शरणार्थियों के प्रबंधन का, और भारत देख रहा है कि उसका एक पड़ोसी मुल्क में इस तरह की राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। जब पाकिस्तानी सेना ने इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की तो पाकिस्तानी सेना में जो पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक थे वो विद्रोह कर दिए।
और वो अलग होकर एक मुक्त वाहिनी का गठन किए। एक मुक्त वाहिनी का गठन किया गया। इस मुक्त वाहिनी में पाकिस्तानी सेना में जो पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक थे वो थे, अर्धसैनिक बल थे, अर्धसैनिक बल थे, और इन्होंने नागरिकों का भी आह्वान किया कि नागरिक भी इसमें शामिल हो। तो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक थे। भारत ने क्या किया कि इनको प्रशिक्षण दिया, इनको हथियार आदि की सप्लाई की, क्योंकि यहाँ ज्यादती पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी भारत ने रखा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो अमेरिका दौरे पे भी गए। उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री रिचर्ड निक्सन थे, लेकिन वो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के साथ किसी प्रकार का वो दया दर्शाने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं मुजीबुर रहमान को मुक्त कराने के लिए में भी उन्होंने रुचि दिखाई। जब अब पाकिस्तान को ये लग रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत करा रहा है, तो पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को जो अमृतसर और आगरा के जो हवाई सैन्य अड्डे हैं उन पर बमबारी की। यानी अब युद्ध भारत पाकिस्तान का शुरू हो गया। मुक्त वाहिनी को अब खुलेआम भारत ने समर्थन देना शुरू किया और 6 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि पूर्वी पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश बनेगा। ठीक, इसी दिन को भारत और पाकिस्तान मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे ए के नियाजी, इन्हें भारतीय जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उस समय लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इनके समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1947 को यह पूरा खेल समाप्त हो गया और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान को मुक्त करना पड़ा। वो भारत होकर बांग्लादेश पहुंचे और वहाँ का संविधान बना और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के शासक बने, प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश का जो संविधान बना वो वैसे ही बना जैसा भारत का है। राष्ट्रपति को औपचारिक भूमिका दी गई और व्यवहारिक भूमिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की थी। शेख मुजीबुर रहमान बंगाल के शासक बने, लेकिन बंगाल में जो सांप्रदायिक ताकतें थीं वो अभी भी सक्रिय थीं। वो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को कमज़ोर करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे थे। अंततः 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई। सिर्फ 2 बेटियां उनकी बची, शेख हसीना और शेख रेहाना। ये लोग जर्मनी में थी, हालांकि उस दिन ब्रुसेल्स में थी, बेल्जियम में थी, लेकिन ये लोग जर्मनी में रह रही थी, तो इसलिए बच गई। जो बांग्लादेश में इनके परिवार के, शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के जो लोग भी बांग्लादेश में थे, उन सब की हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद, इस हत्या में जो लोग शामिल थे उसमें सेना के कुछ अधिकारी थे, शेख फारूक रहमान थे, खोंडरकर थे, और एक राजनेता खोंडरकर मुश्ताक अहमद थे। तो इस हत्या के पश्चात मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बने और जियाउर रहमान जो कि सेना के एक अधिकारी थे वो सैन्य प्रमुख बने। जियाउर रहमान सैन्य प्रमुख बने। ठीक, तो 1975 की इस घटना के बाद ये बदलाव हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद ही 3 नवंबर 1975 को ही एक और घटना घटी। शेख मुजीबुर रहमान के एक पक्षधर थे, सेना के अधिकारी खालिद मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया कि सैन्य प्रमुख जियाउर रहमान को बंदी बना लिया
और स्वयं सेना प्रमुख बन गए। तो खालिद मुशर्रफ अब सेना प्रमुख बन गए, मुशर्रफ। लेकिन 7 नवंबर को एक घटना घटी, खालिद मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान को मुक्त कर लिया गया। अब जियाउर रहमान खुद जो है राष्ट्रपति बन गए। तो अब जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए 1975 में ही। आगे चलकर जियाउर रहमान ने क्या किया, 1978 में एक पार्टी का गठन किया जिसे बीएनपी कहा जाता है, बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी। राष्ट्रपति बन गए, पार्टी का भी गठन कर लिया, चुनाव हुआ, फिर राष्ट्रपति बन गए और इस प्रकार 1981 तक ये राष्ट्रपति रहे। 1981 में इनकी हत्या कर दी गई, जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई गेस्ट हाउस में। इन्हीं की बेटी हैं खालिदा जिया और शेख हसीना की बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना और एक पुत्री और है शेख रियाना। तो जियाउर रहमान की भी 1981 में हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान की हत्या के पश्चात जो यहाँ के राष्ट्रपति बने वो अब्दुल सत्तार बने, अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बने। लेकिन 1982 में फिर एक घटना घटी। सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने क्या किया कि इन्हें पदच्युत कर दिया, इन्हें हटा दिया और इन्हें हटाकर संविधान को निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो 1981 में मार्शल लॉ, 1982 में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसके बाद मोहम्मद इरशाद राष्ट्रपति बन गए और इन्होंने 1986 में एक पार्टी का गठन किया जिसे जातीय पार्टी कहा जाता है। एक पार्टी का गठन किया 1986 में, जातीय पार्टी। चुनाव हुआ, फिर राष्ट्रपति बने और 1990 तक ये राष्ट्रपति रहे मोहम्मद इरशाद। इस बीच शेख हसीना जर्मनी से भारत आ गए थे, भारत उन्हें शरण मिल गया था। श्रीमती गांधी ने उन्हें भारत बुला लिया था, यहाँ शरण दिया था। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश पहुँच गई और इनकी पुत्री जो है जियाउर रहमान की खालिदा जिया, ये दोनों लोग इस सैन्य शासन की आलोचना कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन होने लगे, दबाव बढ़ता गया, ये कहा गया कि लोकतंत्र की पुनः बहाली हो। अंततः 1990 में मोहम्मद इरशाद को अपना शासन छोड़ना पड़ा और चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस समय जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया है 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में, तो इस प्रकार के एक अंतरिम सरकार, जो पहली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गठित की गई थी, वो 1991 में गठित की गई थी। उस सरकार के देखरेख में चुनाव हुआ 1991 में। जो ये बीएनपी है, इस पार्टी को बहुमत मिला और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी और शेख हसीना विपक्ष की नेता बनी। तो 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1991 से 95 तक रहे। फिर 95 में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जो कि बांग्लादेश के एक न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित हुई और फिर चुनाव हुआ और 1996 में इस बार आवामी लीग की जो नेता थी शेख हसीना, वो प्रधानमंत्री बनी और 2001 तक वो प्रधानमंत्री रही। पहला कार्यकाल शेख हसीना का 1996 से 2001 तक था। फिर जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और फिर चुनाव हुआ। इस चुनाव में फिर जो है खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। फिर खालिदा जिया 2001 से 2005 तक प्रधानमंत्री रही, 2001 से 5 तक। फिर 6 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसी बीच 2006 में दोनों लोग जो है खालिदा जिया और शेख हसीना 2006 तक खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों लोग एक दूसरे पर अविश्वास की बात कर रहे थे, चुनाव में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। तब जो उस समय राष्ट्रपति थे याजुद्दीन अहमद, उन्होंने कार्यवाहक सरकार का प्रमुख बने
खालिदा जिया को त्यागपत्र देना पड़ा और कार्यवाहक सरकार के प्रमुख यादुद्दीन अहमद बने। लेकिन 2007 में जो सैन्य प्रमुख थे मोइन अहमद, सेना के जो प्रमुख थे 2007 में सैन्य प्रमुख मोइन अहमद जो थे, मोइन अहमद, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी ओर से एक अंतरिम सरकार का गठन किया और अर्थशास्त्री जो उस समय एक अर्थशास्त्री को इस सेना का इस सरकार का प्रमुख बनाया, फखरुद्दीन अहमद इस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। ठीक, तो इस प्रकार फिर 2007 में चुनाव, 2008 में चुनाव हुआ, 2009 में फिर जो है शेख हसीना की सरकार बनी और 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन 2024 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल बंगाल में आरक्षण की समस्या थी। बंगाल में जो आरक्षण था 1971 से ही जो मुक्ति वाहिनी सेना के जो मुक्त वाहिनी सेना या संग्राम में जो लोग भाग लिए थे उनके परिजनों के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नौकरियों में आरक्षण की जो बात थी, आरक्षण में 30% थी मुक्त वाहिनी के लोगों के लिए। ठीक, 10% आरक्षण दिया गया था जो प्रशासनिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए, पिछड़े जिलों के लोगों के लिए 10% आरक्षण महिलाओं के लिए था 5% आरक्षण अल्पसंख्यक जातियों के लिए था और 1% आरक्षण विकलांग लोगों के लिए था, दिव्यांगों के लिए था। तो कुल आरक्षण जो है वो 56% आरक्षण कुल आरक्षण था बंगाल में। लेकिन इसका विरोध हो रहा था तो शेख हसीना सरकार ने इसको जो है समाप्त कर दिया था। ठीक, लेकिन 2018 में इसका व्यापक विरोध हुआ था तो शेख हसीना सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था, जो मुक्त वाहिनी के लिए आरक्षण था उसको। लेकिन जून में उच्च न्यायालय ने इसे बहाल कर दिया। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जून 2024 में इसे बहाल कर दिया। फिर इसका विरोध होने लगा, मामला सर्वोच्च न्यायालय गया। शेख हसीना सरकार ने जो छात्र विरोध में आए उनकी बातों को सुना, उसका समाधान भी निकालने का प्रयत्न किया। लेकिन शेख हसीना की जो सरकार थी उसमें सांप्रदायिक ताकतों को दबाया गया था। उसकी बात हम लोग भारत बांग्लादेश संबंध में करेंगे। इससे वो सांप्रदायिक ताकतें खफा थीं। उन लोगों ने छात्रों को और भड़काया और छात्र शेख हसीना की त्यागपत्र की मांग करने लगे। अंततः विरोध को बढ़ता देख हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। तब जो है सेना प्रमुख वकारुज्जमान का दबाव भी शेख हसीना पर पड़ा और अंततः 5 अगस्त को शेख हसीना को त्यागपत्र देना पड़ा और वो त्यागपत्र देकर देश छोड़कर चली आई भारत। 8 अगस्त को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है बांग्लादेश में, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस, जो कि जिन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। बांग्लादेश में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब पुनः चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल मोहम्मद यूनुस एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। बांग्लादेश में उन्होंने ग्रामीण बैंक खोला था और उसे बढ़ावा दिया। ये ऐसे बैंक हैं जो गरीबों को छोटे छोटे जो ऋण हैं वो देती हैं उनके अपने काम धंधों को बढ़ाने के लिए, और उस ऋण के बदले किसी प्रकार का कोई गिरवी नहीं लेते हैं ये बैंक। तो इससे ये बांग्लादेश के जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते हैं मोहम्मद यूनुस, और इस कार्य से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया।
तो बांग्लादेश की जो कहानी है, अब हम लोग भारत बांग्लादेश संबंध की जब बात करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ उसमें अमेरिका का क्या रुख रहा, रूस का क्या रुख रहा। अमेरिका भारत के विरोध में था, उसने अपना 7वां बेड़ा एंटरप्राइज हिंद महासागर में भेजा था। उसके बदले में रूस ने भारत के पक्ष में अपना एक जल बेड़ा भेजा था। उसकी बात हम लोग भारत बंगाल संबंध में करेंगे। ठीक।